तो जय हिंद एवरीवन। जिन लोगों ने 14 सितंबर को एनडीए और सीडीएस एग्जाम दिया था, उनके मन में इस टाइम पे एक एंजाइटी चल रही होगी रिजल्ट को लेकर के। सबके दिमाग में नेचुरली कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट क्या होगा, और अगर मैं पास नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। देखिए, एक एक करके है ना, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा। अब पहला थॉट तो यही है कि अगर मैं इस बार पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। देखो यार, सबसे पहले तो ये समझो कि आपने तो अपनी साइड से पूरी मेहनत की, लेकिन हर बार रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता। आप शायद बॉर्डर लाइन पे अटके होंगे। सबसे पहला थॉट तो यही है कि कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊं। तो गाइज एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपने पूरी मेहनत की और उसके बाद में भी आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कहीं मेरी ये मेहनत बेकार ना चली जाए, और सबसे ऊपर और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं फेल हो गया तो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कैसे फेस करूंगा, क्या उनको आंसर दूंगा, और अगर फेल हो गया तो फिर इस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए। ये बात हम लोगों के दिमाग में शायद इस टाइम पे चल रही होगी। तो सबसे पहले तो इस बार की कट ऑफ का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, कट ऑफ होती क्या है। कट ऑफ लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं। जो लास्ट कैंडिडेट ने मार्क्स स्कोर किए हैं, उससे ऊपर अगर कोई व्यक्ति स्कोर करता है तो वो स्टेज 2 दैट इज एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और एसएसबी इंटरव्यू में वो अपीयर हो सकता है। ये यूनिवर्सली मान लिया गया है कि इस बार अगर आप 85 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं सीडीएस के लिए, यानी ओटीए की आपकी एसएसबी की कॉल आ जाएगी। और अगर आप लोग एनडीए में 330 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो वो सेफ जोन माना जा सकता है एनडीए कैंडिडेट्स के लिए। देखो, उससे पहले आपको एक एग्जाम का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। हर साल लगभग 3 लाख लोग एनडीए में अपीयर होते हैं, 3 लाख लोग सीडीएस में अपीयर होते हैं। इन 3 लाख लोगों में से लगभग 8 हजार लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होकर के जाते हैं फॉर एसएसबी इंटरव्यू दैट इज स्टेज 2। अब उस 8,000 लोगों में से भी लगभग 80% लोग तो आपके स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी लोगों में से, उन सभी 2000 लोगों में से लगभग 500 लोग ऐसे होते हैं जो कि रिकमेंड होते हैं, और उन 500 लोगों में से भी जितनी वैकेंसी होती है उतनों को बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, और बाकी सब लोगों को मेरिट आउट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन का। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो कि कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की होती है ना, वहां पे जो आंसर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जिससे कि कई बार मार्क्स घटते भी हैं और कई बार मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब ये बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। और फियर ऑफ फेलियर से हमेशा एंग्जाइटी और डर भी आता है कि कैसे मैं सारी चीजों को सोल्व करूंगा और कैसे फेस करूंगा यार अपनी फैमिली मेंबर्स को। अब आप एक मेरी बात ध्यान से समझो, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। बहुत सारी सक्सेस देखी, बहुत सारे फेलियर देखे, लेकिन रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप अपने लिए अकाउंटेबल हो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। वो आपके बिहाफ पे ना पेपर दे सकते, ना आपके बिहाफ पे काम कर सकते। एक मोरल सपोर्ट होता है, वो दे सकते हैं, और वो मोरल सपोर्ट भी तभी देंगे जब आप अपने एक्शन से प्रूव करोगे। एक्शन से प्रूव तभी कर पाओगे जब आप रिजल्ट लेकर के आओगे। यानी कि अगर आप फेल होते हो तो उनका भी ट्रस्ट ब्रीच होता है, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी रखनी है, क्योंकि अगर उनका ट्रस्ट गेन करना है तो आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आपको इतना पुश करना पड़ेगा खुद को जिससे कि रिजल्ट आ जाए। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर आप ये रिटन एग्जाम नहीं पास करते तो भी तो अगर आपके पास में अटेम्प्ट है, दोबारा जाकर के इस पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हो और स्क्रीन आउट हो जाते हो तो भी आपको इस अटेम्प्ट में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। और अगर आप स्क्रीन आउट ना होकर के कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो तब भी आपको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। मेरिट आउट हो जाते हो तब भी दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। यानी ये साइकिल तो आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक आपके पास में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, या फिर आप लोगों को जब तक आपका कंप्लीट सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको इस साइकिल के अंदर बार बार घूमते ही रहना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये सच्ची बात है। जो डिफेंस एस्पायरेंट होते हैं ना, अगर उनके पास में एक भी अटेम्प्ट बचा हुआ, एक भी एंट्री बची हुई ना, लगे रहते हैं। भाई, मैंने खुद 14 अटेम्प्ट दिए हैं। हर बार लगता था कि वापिस सेम चीज रिपीट करके वहीं पे पहुंच करके जाता था। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 लाख लोग एनडीए अपीयर करते हैं, 3 लाख लोग सीडीएस अपीयर करते हैं। इन 3 लाख लोगों में से लगभग 30,000 ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। सीरियस लोगों में से आपको यह भी पता है केवल 8,000 लोग ऐसे होंगे जो एनडीए में शॉर्टलिस्ट होंगे, और 8,000 लोग होंगे सीडीएस के अंदर। यानी कि उनको ये साइकिल तो रिपीट करनी ही करनी पड़ेगी। अब जब साइकिल रिपीट करनी है, इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है कि आप किस स्टेज पे हो। आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना है तो पढ़ाई आप छोड़ नहीं सकते, और अगर आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आपको
आपको पता है कि यूपीएससी का मतलब ही होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। देखो हम क्लास में कितना भी पढ़ा ले, लेकिन एक सेंस ऑफ सस्पेंस तो होता ही एग्जाम के अंदर। कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेगी, हर बार कुछ ना कुछ नया पूछेगा वो, तो उस चीज के लिए आपको मेंटली रेडी रहना है। अगर आप लोगों को रिटर्न एग्जाम देना है तो साथ में एसएसबी इंटरव्यू भी होगा। आपको किताबें पढ़नी नहीं छोड़नी, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, ताकि आप होलिस्टिकली अपने आप को इंप्रूव कर पाओ और एसएसबी इंटरव्यू में जाकर के भी आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सको। यानी इस एग्जाम की, इस प्रोसेस की सच्चाई यही है कि 98% लोगों को फेल होना ही होना है। स्टेज कोई भी हो सकता है, 98% लोग अगर उनके पास में अटेम्प्ट है तो दोबारा से इसके अंदर अपीयर भी होना पड़ेगा उनको। रिसेंटली मैंने कर्नल हेमंतो पेंगिंग, सेना मेडल बार 9 पैरा एसएफ से हैं सर, उनका एक पॉडकास्ट देखा था मॉन्क्स एंड वॉरियर चैनल के ऊपर, जो कि होस्ट करते हैं कर्नल कौशल कश्यप और लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र। तो उन्होंने इस पॉडकास्ट के अंदर ना एक लाइन बोली थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज व्हेन देयर इज नो वॉर। यानी कि जब आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं है, जब आप लोगों का रिजल्ट आने को है, सब लोग खाली पड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्टिव करना ही चाहिए ना। वेदर इट इज बुक रीडिंग, वेदर इट इज मीटिंग योर रिलेटिव्स, अच्छे फ्रेंड्स के साथ में मिलो, कोई सोशल एक्टिविटी, किसी गेम के अंदर आपको एंगेज होना चाहिए। सिर्फ घर में पड़े पड़े, एंजाइटी में पड़े पड़े तो भाई जो आपकी क्वालिटीज है ना वो भी वर्थलेस हो जाएंगी, और उससे होगा ये कि जो आपको आता है आप वो भी भूल जाओगे। और अगर इस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के अंदर फोकस करते हो तो आपको एडिशनल एज भी मिलेगा उन सभी कैंडिडेट से जो घर पे सिर्फ पड़े ही हुए हैं। देखो सबसे पहले तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने गर्लफ्रेंड ऑब्लिक बॉयफ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करो और उनके साथ में इमोशन शेयर करो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप दिमाग शेयर नहीं करोगे, दिमाग खराब है आपका, तब तक आप लोगों के मन के थॉट भी लूज नहीं होंगे और एंजाइटी ऐसे ही बढ़ी रहेगी। और भाई एंजाइटी उसी की बढ़ती है जो अपने मन ही मन में थॉट्स को एक्यूमुलेट करता रहता है। ये करने के बाद में फिर एक डिसीजन लो, क्या मैं अपने आप को इस बार और पुश कर पाऊंगा या फिर मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूंगा। आपको अपने पास से खुद आंसर मिल जाएगा। देखो जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, तब तक आप ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा। और अंत में यह भी समझो कि जब बाकी सब लोग लूज पड़े होंगे और उस टाइम पे एडवांटेज के साथ में आप अपने ऊपर काम करोगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, ना केवल रिटर्न एग्जाम के अंदर बल्कि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर भी। अब लास्ट अपडेट ये बचता है कि भाई अब जो एग्जाम हम लोगों ने 14 सितंबर को दिया था, इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा 30 सितंबर से पहले, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन लेता है यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम के रिजल्ट रिलीज करने के लिए। अंत में यही बोलूंगा कि जब तक अटेम्प्ट बाकी है, जब तक अपॉर्चुनिटीज बाकी है, अपने आप को पीछे मत हटाना। क्या पता भगवान इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन करा दे, आपका साथ दे दे। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो भगवान आपके साथ में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आपको यह विश्वास रखना है अपने अंदर कि यार करना तो है ही, हंस के भी करना है, रो के भी करना है। और अगर छोड़ ही दोगे बीच में तो सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होने वाला सिलेक्शन। और अगर करते रहोगे तो ये श्योरिटी है कुछ ना कुछ तो अच्छा भगवान जरूर दे करके उठेंगे। और हमेशा की तरह मेरी एक बात याद रखना, अगर इरादा एक होता है और नेक होता है तो सफलता जरूर मिलती है। जय हिंद।